हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइज़, हमारी इग्नू की सीरीज़ कंटिन्यू है। तो कल भाई बच्चों की 2 दिन से डिमांड आ रही थी कि BECC 142 अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स की वीडियो बनाओ। ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये 4 मॉड्यूल्स में आता है ये सब्जेक्ट, ठीक है। इसके 4 मॉड्यूल्स, 4 बुक्स अलग अलग दे रखे हैं और इतनी टफ लैंग्वेज होती है कि बच्चों को समझ नहीं आती। तो भाई उसको ईजी बनाने के लिए मैंने ये क्लास ली है कि आई होप आपको पसंद आएगी और आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। हम जब पढ़ते थे हमारे टाइम पे कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता था जिससे हम भाई सिलेबस को समझ सके। हमें खुद अपने नोट्स वगैरह को खुद सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता था। लेकिन आपको इजी करने के लिए, आपको आपकी जो क्लास है, आपकी जो सब्जेक्ट है, उसको इजी करने के लिए, एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। तो भाई अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, ठीक है। इसमें इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। इसमें आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे और जो हमारे क्या होते हैं भाई फॉर्मूलाज वगैरह वो भी होंगे, ठीक है। हम चारों मॉड्यूल्स पे बात करेंगे, 5-5 हम टॉप क्वेश्चन लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना स्किप करे पूरी ध्यान से देखना है। हो सकता है एक बार आपको समझ में नहीं आएगी ये वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, हर किसी को टफ लगता है। तो इसको आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो एक बार अगर समझ ना आए तो आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन देखना ज़रूर, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आई नो आपका टाइम बहुत कीमती है इस टाइम पे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो, व्हाट इज़ द गॉस मार्कोव थ्योरम? वाई आर OLS एस्टिमेटर्स कॉल्ड ब्लू? इसको ब्लू क्यों कहते हैं? तो जो गॉस मार्कोव थ्योरम कहता है कि अगर OLS की सारी एजम्पशन सच है तो OLS एस्टिमेटर सबसे बेस्ट होते हैं। ब्लू का मतलब क्या है? B का मतलब बेस्ट, L का मतलब लीनियर, U का मतलब अनबियास्ड और E का मतलब एस्टिमेटर। बेस्ट मतलब इसका वेरिएंस क्या है? सबसे कम होता है और सबसे एक्यूरेट और स्टिक निशान लगाने के काम आता है, ठीक है। मतलब सबसे एक्यूरेट डाटा अगर हमें चाहिए तो इससे निकलता है। लीनियर का मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर फंक्शन होता है, ये मतलब भाई दूसरे पे डिपेंड करता है। अनबियास्ड ऑन एवरेज ये पॉपुलेशन की बिल्कुल सही वैल्यू एस्टिमेट करता है, कोई भी मतलब जो भाई बियासनेस है वो नहीं होती इसमें, ठीक है। और एस्टिमेटर जो सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन पैरामीटर का अंदाज़ा लगाता है, वो क्या होगा? एस्टिमेटर। किसी चीज़ का क्या करना? एस्टिमेट लगाना। जैसे हम मान लो कोई चीज़ हमें कोई चीज़ जैसे बजट का एस्टिमेट कि इस महीने हमें ये चीज़ खरीदनी है, तो एस्टिमेट लगा लेते कि कितना खर्चा आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करना? एस्टिमेट लगाना। एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए और वो एग्जाम्पल याद करके आपको थ्योरी याद आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं भाई स्पेशल टारगेट लेके चलती हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल का। अगर आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट की जो कीमत का सही अंदाज़ा लगाने के लिए 5 अलग अलग एक्सपर्ट से पूछते हो तो उसे क्या कहेंगे? गैस मार्को के मुताबिक OLS वो सबसे एक्सपर्ट आदमी है जिसकी प्रेडिक्शन का निशाना टारगेट का सबसे पास लगेगा और सबसे कम भटकेगा, ठीक है। 5 लोगों से आपने पूछा, जो एक है मतलब भाई हमने 5 लोगों से पूछा कि ये AC है, AC का प्राइस कितना होगा? तो किसी ने बताया 20,000 के, किसी ने कहा कि हाँ भाई 30,000 तक होगा, किसी ने कहा 50,000 तक होगा, किसी ने 40,000 तक। फिर हम ये देखते हैं कि वो AC की एक्चुअल कीमत जब बाद में ख़रीदने पहुँचे तो कितनी थी? मान लो 30,000 रुपये थी। जो 30,000 के आसपास होगा, 30 बताएगा, 25 बताएगा, 35 बताएगा, उसके आसपास होगा, तो वो सबसे बेस्ट बता रहा है। तो हम उसी के बेस पे क्या लगाते हैं? प्रेडिक्शन लगाते हैं कि इसने सही निशाना टारगेट किया है, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 वेरिएबल सिंपल्स और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। 2 वेरिएबल सिंपल का और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का डिस्कस करेंगे। सिंपल रिग्रेशन कौन सा होता है? इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि x होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y को क्या करता है? अफेक्ट करता है। इक्वेशन क्या बनती है इसमें? y = B1 + B2 मतलब β2 x + u, ठीक है। ये तो इक्वेशन बनती है सिंपल रिग्रेशन की। मल्टीपल में क्या हो जाता है? ये चीज़ें मल्टीपल उसमें चली जाती है। इसमें एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 होते हैं, जो मिलकर y को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y = B1 + B2 x1 + B3 x2 + u। फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। ये भाई याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से समझाऊँ, एक न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ताकि आप कभी भी इसको भूल लेना। तो चलो भाई,
देखो वाई, जैसे वाई है, वाई का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो क्या प्रेडिक्ट करना है हमें, ठीक है। और एक्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, सिर्फ वन। और बी वन का, बीटा वन का होता है कांस्टेंट, जो भाई कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होएगा। बी टू का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। मान लो एक इक्वेशन है जिसमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा ब्लू पेन से करते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन है जिसमें y दे रखा है 10 प्लस 2x, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अगर x मान लो कितनी है 5 हो तो, ठीक है, 5 हो तो कैसे निकाल लेंगे, y हमारा क्या निकल जाएगा 10 प्लस 2x हमारा 5 है ये, ठीक है। तो y कैसे निकला हमारा, जो था 10 प्लस 5 टू जा 10 तो 20। मतलब अगर जैसे कि हमने किसका एग्जाम्पल लिया, रेनफॉल का लेते हैं, ठीक है, कि भाई रेनफॉल हुई होगी या नहीं होगी। तो रेनफॉल 5 यूनिट है तो वीट प्रोडक्शन कितनी होगी, 20 यूनिट होगी, ठीक है। ये क्या थी, रेनफॉल। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे आपके खेत में वीट गेहूँ का प्रोडक्शन सिर्फ बारिश रेनफॉल पर डिपेंड है, और मल्टीपल में मतलब आपकी जो वीट का प्रोडक्शन बारिश, फर्टिलाइज़र की जो मात्रा और ट्रैक्टर उस क्या है यूज़ करने के जो घंटे हैं वो क्या है, तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने करा है ये तो था सिंपल इक्वेशन रिग्रेशन। अब कराएंगे मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है, एक से ज़्यादा एक्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला तो ये दिख ही रहा है आपको। इसमें क्या होता है, x1 हमारा क्या है, रेनफॉल होता है। मान ले x1 है रेनफॉल, और x2 क्या है हमारा, फर्टिलाइज़र, और y क्या है हमारा, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। अगर हमें इक्वेशन दे रखी है कि भाई इक्वेशन मान लो ये अलग से दिखा देते ताकि अलग से शो। इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू 20 प्लस 3x1 प्लस 2x2, ठीक है। और अगर x1 इक्वल टू 4 हो और x2 इक्वल टू 5 हो, ठीक है। ये मैं सिर्फ एज्यूम करके बता रही हूँ आपसे, हम ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप को एग्जांपल देके अगर समझाना तो आप ऐसे समझा सकते हो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई हम निकालेंगे, अब y की वैल्यू निकाल ली हमें। y 20 हमें दे रखा था, प्लस में 3, तो x1 कितना दे रखा है हमें 4, और x2 कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, और प्लस में 20, तो कितना निकल गया ये y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 42। ये क्या निकला है हमारा मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो फर्स्ट था ये तो था सिंपल रिग्रेशन, सेकंड था मल्टीपल रिग्रेशन। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का बनता है तो आपको क्या करना है, ये सारे एग्जाम्पल इस टाइप से दे के समझाने हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आपको भाई समझ में आ गया होगा, एक दो बार देखोगे और खुद करके देखोगे तो अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद आता है हमारा why do we include the stochastic error term ui in regression model, give 3 reason। तो भाई क्या होता है इसमें, हम असली दुनिया में सब कुछ परफेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। एरर टर्म यूआई को मॉडल में क्या डाला जाता है और क्या होता है हमारा इससे जैसे डाला जाता है, क्योंकि जो जैसे वैग्यूसनेस ऑफ थ्योरी है, ठीक है। हमें क्या करना है, पूरे सोर्स को क्या करना है, जो पूरे सोर्स या जो सारे वेरिएबल्स का पता नहीं होता, जो आउटकम को क्या करते हैं, बदल रहे हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों का डाटा मार्केट में मिलना मुश्किल या इम्पॉसिबल होता, वो होती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। ह्यूमन रैंडमनेस कौन सी होती है, इंसान का बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है, जो कि 100% प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आज वो जो सोच रहा है या आज उसका जैसा बिहेवियर है तो कल भी होगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल है तो एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्कोर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम स्टडी आवर्स को वेरिएबल लिया, और पर उस दिन स्टूडेंट की तबीयत कैसी थी, ये एग्ज़ाम हॉल का जो फ़ैन चल रहा था या नहीं, या सब रैंडम बातें जो हम मॉडल में नहीं लिख पाए वो यूआई में चली जाती है, ठीक है। जो चीज़ें हम भाई उसमें नहीं लिख पाते तो वो यूआई में लिख सकते हैं उसको। सेकंड हम
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन R2 एंड एडजस्टेड R2 फॉर्मूला के साथ समझाएं, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में R2 का, तो इसको ध्यान से देखना। R2 बताता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल को कितना % सही समझ पा रहा है। इसकी एक खराबी है, आप जितने भी फालतू वेरिएबल्स ऐड करते जाओगे R2 या तो बदलेगा या फिर सेम रहेगा, ठीक है, कभी कम नहीं होगा। ये तो था R2 का। और एडजस्टेड R2 मतलब इस खराबी को दूर करता है। अगर वेरिएबल बेकार है तो ये क्या करेगा, पेनलाइज करता है कि इसकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है, ठीक है। जैसे एडजस्टेड R2 इक्वल टू 1 माइनस और 1 माइनस R स्क्वेयर इंटू में n-1 बाई में n-k, ठीक है। इसमें n का मतलब क्या है कि भाई सैम्पल साइज है और k का मतलब है नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, ठीक है। एक रेस्टोरेंट की जो सेल प्रेडिक्ट करने के लिए आपने जो टेस्ट और जो प्राइस डाला है, टेस्ट और प्राइस डाला, R2 कितना है 80%। अब अगर आपने वेटर के बालों का कलर वेरिएबल भी जोड़ दिया तो R2 शायद थोड़ा बढ़ जाए, पर एडजस्टेड R2 क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि बालों का रंग का खाने की सेल से कोई मतलब नहीं है, वो फालतू चीज़ों को याद नहीं रखेगा, ठीक है। देखो एडजस्टेड जो R2 होता है ना, उसका क्या होता है, एडजस्टमेंट सिर्फ एक काम करती है कि फालतू जो वेरिएबल्स ऐड करने पर मॉडल को क्या करेगी, पेनल्टी देती है, ठीक है, पनिश करती है। जैसे इजी लैंग्वेज में समझे तो जैसे R2 का मतलब होता है मार्क्स, ठीक है, और एडजस्टेड R2 होता है, अगर एडजस्टेड R2 देखें हम तो होता है भाई फेयर मार्क्स, ठीक है। तो जैसे टीचर चेक करता है कि सिर्फ यूजफुल आंसर लिखे हो, ठीक है, अगर मान ले आपकी कॉपी चेक हो रही है तो टीचर क्या चेक करेगा कि सिर्फ वही इसमें जो यूजफुल जो क्वेश्चन पूछा सिर्फ उसी का आंसर दिया, तो वो होता है उसको क्या कर देगा, वो सही कर देगा। और जो फालतू में आपने पेज बदली जो पूछा भी नहीं था वो भी अगर आपने लिख दिया तो उसको क्या कर देगा, गलत कर देगा। इसे क्या कहते हैं, एडजस्ट R2 इक्वल टू फेयर मार्क्स। अगर तुमने सिर्फ ज़रूरी आंसर लिखा है तो मार्क्स लगभग वही रहेंगे, लेकिन अगर तुमने बहुत सारी फालतू की बातें बकवास चीज़ें लिख दी है तो टीचर क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होकर आपके मार्क्स काट लेगा। तो ये मार्क्स काटना ही क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। रिग्रेशन का एग्जांपल ले तो मान लो रेस्टोरेंट की जो सेल प्रेडिक्ट करनी है तो मॉडल 1 में क्या आएगा, टेस्ट आएगा और प्राइस आएगा। उसमें R2 क्या हो जाता है हमारा, मान लो 0.80 मतलब 80%। और अब हम एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं, जैसे वेटर की शर्ट का कलर। अब ये बताओ शर्ट का कलर मैटर करता नहीं ना, तो R2 हो सकता है 80.5% हो जाए, क्योंकि R2 कभी कम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल यूजफुल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, एडजस्ट R2 कहते हैं। जहाँ पे यूजफुल नहीं होता वो क्या होता है, एडजस्ट R2 होता है, जहाँ पे सिर्फ काम की चीज़ लिखी जाएगी। ये वेरिएबल बेकार था और मैंने इसकी क्या कर दी, मैं इस पर क्या लगाऊंगा, पेनल्टी लगाऊंगा, तो एडजस्ट R2 हो सकता है, ठीक है। मान लो 79.6 था तो 79.8 हो गए। याद रखने की ट्रिक है कि R2 हमारा सिर्फ फिट दिखाता है, सिर्फ क्या दिखाएगा, फिट दिखाएगा, ठीक है। और जो एडजस्टेड R2 है वो क्या करेगा, एक सेकेंड, अगर एडजस्टेड, एक सेकेंड, एडजस्टेड R2 होगा हमारा, वो क्या दिखाएगा, फिट प्लस में जो फालतू का वेरिएबल था, ठीक है। ये मैं इजी लैंग्वेज में लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वेरिएबल की चेकिंग करता है। तो इसलिए जब दो मॉडल्स कंपेयर करते हैं, एडजस्टेड R2 जिसका ये ज़्यादा हो वहीं बेटर मॉडल माना जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ यूजफुल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अगर वन लाइन एग्जाम में अगर आपने लिखना हो आंसर तो एडजस्टेड R2 का जो करेक्टेड वर्जन है, जो नेसेसरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करने पर पेनल्टी लगाता है, इसलिए ये मॉडल की एक्चुअल क्वालिटी को बेटर दिखाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। ये बड़े क्वेश्चन में आता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, ध्यान से देखना भाई। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिग्रेशन, T टेस्ट और F टेस्ट, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको भी देखना।
टी टेस्ट क्या होता है, ये चेक करता है कि क्या कोई एक अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिविजुअल लेवल पर वाई को क्या असर कर रहा है या नहीं। तो नल हाइपोथेसिस आता है इसमें, ठीक है, H0 B2 इक्वल टू 0। एफ टेस्ट में आता है, ये चेक करता है कि सारे वेरिएबल्स मिलकर ओवरऑल मॉडल वाई को जो असर कर रहे हैं या नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस 0 β2 इक्वल टू β3 इक्वल टू 0। इसमें एग्जांपल एक क्रिकेट मैच है, उसमें टी टेस्ट ये चेक करता है कि क्या विराट कोहली अकेला मैच जीत सकता है, तो इंडिविजुअल पावर हो गई वो। और एफ टेस्ट ये चेक करता है कि क्या पूरी टीम कोहली, रोहित और जो बुमराह सब मिलकर मैच जीत सकते हैं, तो वो क्या होगी, ओवरऑल टीम पावर होगी, ठीक है। अगर हम इसका एक वेरिएबल चेक करें तो भाई कैसे चेक करेंगे, देखो नल हाइपोथेसिस चेक करना हमें, तो नल में क्या होता है कि अगर बीटा हमारा B1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या, प्राइस का जो सेल पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और अगर हाइपोथेसिस हमारा H1 मतलब B1 इक्वल टू नॉट 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो गया, अल्टरनेटिव, मतलब प्राइस का इफेक्ट है इस पर। अगर टी टेस्ट जो है सिग्निफिकेंट आ जाए तो H0 रिजेक्ट कर देता है और कहते हैं कि प्राइस इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये तो किसका था, हमारा टी टेस्ट का। और एफ टेस्ट का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बदल गया, जैसे क्या प्राइस प्लस जो ऐड है, एडवर्टीजमेंट वगैरह होगी, कोई क्वालिटी मिलकर जो सेल पर इफेक्ट डालते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक हाइपोथेसिस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, ये जो आपके सामने है, ठीक है। इसमें प्राइस का इफेक्ट नहीं होता, एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट नहीं होता, क्वालिटी का इफेक्ट नहीं होता, यानी किसी भी वेरिएबल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो वो क्या होगा, हमारा एफ टेस्ट होगा, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखें तो कम से कम एक बार बीटा 0 नहीं है, और मतलब कम से कम एक वेरिएबल यूजफुल है, ठीक है। आ गया समझ में, ये मॉड्यूल 2 के थे। अब मॉड्यूल 2 के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट। भाई मॉड्यूल 2 में आता है हमारा वायलेशन ऑफ OLS अजम्पशन। क्या होती है, व्हाट इज अ मल्टी कोलिनियरिटी, व्हाट आर इट्स मेजर कॉन्सिक्वेंसेस। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 और x2 के बीच में आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मतलब गहरी दोस्ती होती है, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। इससे मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे कॉन्सिक्वेंस, स्टैंडर्ड एरर बहुत बड़े हो जाते हैं, टी रेशो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, और जो कोफिशिएंट के जो साइंस उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, पर जो एस्टिमेटर्स तब भी अनबियास्ड ही रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, तो आप एक कार की स्पीड प्रेडिक्ट कर रहे हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने क्या किया, आदमी का वेट पाउंड में और आदमी का वेट केजी में दोनों ले लिए। अब दोनों एक ही चीज़ है, तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा कि कार की स्पीड किस वेरिएबल की वजह से बदली या मतलब बढ़ी है या घटी है, ठीक है। तो हमें एक ही वेरिएंस पे बात करनी चाहिए, मल्टी पे करेंगे तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। एक्सप्लेन हेट्रोस्केडिस्टिसिटी, व्हाट हैपन टू OLS इफ इट इज़ प्रेजेंट। OLS अज्यूम करता है कि एरर टर्म का जो वेरिएंस हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए। होमोस्केडिस्टिसिटी, अगर एरर का जो स्प्रेड वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है और जो डाटा बदलने के साथ बदल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, हम हेट्रोस्केडिस्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डाटा है वो बदलने के साथ बदल रहा है, भाई बदलना था और वो सही में ही बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, तो उसे कहेंगे। कॉन्सिक्वेंस होता है OLS एस्टिमेटर, मतलब ब्लू नहीं रहता, पीछे वो बताई थी मैंने वो इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट मिनिमम वेरिएंस वाले नहीं रह जाते, इस वजह से टी टेस्ट और एफ टेस्ट का रिजल्ट गलत आने लगता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल है, अगर आप गरीब और अमीर परिवार का सेविंग पैटर्न चेक करो, तो जो गरीब परिवार का जो वेरिएंस है वो छोटा होगा और उनका सेविंग रूटीन फिक्स होता है। पर अमीर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा क्या है उड़ाएगा, तो कोई जो बहुत सेव करेगा, तो उनका वेरिएंस बहुत बड़ा और भटकाव हुआ होगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से याद रह जाएगा। इसके बाद आता है व्हाट इज द ऑटो कोरिलेशन, हाउ डज द डर्बिन वाटसन टेस्ट डिटेक्ट इट।
जब एक पीरियड का एरर टर्म दूसरे पीरियड के एरर टर्म से कनेक्टेड या डिपेंडेंट होता है तो जनरली टाइम सीरीज क्या होता है डाटा में, तो उसे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। DW टेस्ट, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 4 के बीच में होती है। DW मतलब डर्बिन वॉटसन। 2 नो ऑटो कोरिलेशन, सब कुछ परफेक्ट है। DW अगर 0 है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। DW 4 है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। ठीक है। अगर किसी फैक्ट्री में मंडे को स्ट्राइक हुई और काम जो है ठप हो गया तो एरर, तो उसका जो असर है वो ट्यूसडे वेडनेसडे के प्रोडक्शन पर भी दिखेगा। ये पिछले दिन के शॉक का अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होना ही ऑटो कोरिलेशन होता है, जिसमें एक दिन का इफेक्ट आने वाले 2-3 दिनों तक पड़ता रहता है। ठीक है। एक्सप्लेन द रेमिडियल मेजर फॉर हेट्रोस्कैडिस्टिसिटी WLS एंड द मल्टीकोलिनरिटी। तो वही क्या होता है, जो फॉर हेट्रोस्कैडिस्टिसिटी हम वेटेड लीस्ट स्क्वेयर्स WLS का यूज़ करते हैं, जहां प्योर मॉडल को एरर के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके वेरिएंस को फिर से कांस्टेंट क्या कर देते हैं, बराबर बनाया जाता है। ठीक है भाई, बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है कि हेट्रोस्कैडिस्टिसिटी होता है क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है कि असमान फैलाव, मतलब अनइक्वल स्प्रेड। ठीक है। जो चीज़ क्या है, बदलती हुई होती है, जैसे चेंजिंग वेरिएंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई। तो एग्ज़ाम में क्या लैंग्वेज ऐसी ही आती है, एग्ज़ाम लैंग्वेज बार बार मतलब जैसे घुमा फिरा के पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं पूछता। तो आप ये सोचते हो कि जो वीडियो में जो क्वेश्चन था वो नहीं आया, इसीलिए मैं इसका मीनिंग भी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है। क्यों क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आते, यही क्वेश्चन आते हैं, बस घुमा फिरा के अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। इसके बाद आता है मल्टी कोलिनरिटी, मतलब ये तो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल को जो मॉडल से ड्रॉप मतलब रिमूव कर दो, या फिर नया जो बड़ा डाटा है उसको क्या करो, उसके सैंपल कलेक्ट करो, या फिर जो वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक नया इंडेक्स बना लो। ठीक है। तो वो क्या होगा, मल्टी कोलिनरिटी। WLS की तरह से क्या होता है, जैसे चश्मा लगाने जैसा है, धुंधली और अनइक्वल दिखने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, चश्मा पहनाकर वापस बराबर फोकस में लाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ताकि सब साफ, मतलब ताकि सब क्या दिखे, साफ दिखे, इसे ही हम WLS कहते हैं। ठीक है। What is the specification error, omitted variable bias and inclusion of irrelevant variable। तो omitted variable bias क्या होते हैं, जैसे किसी बहुत ज़रूरी वेरिएबल को अगर मॉडल में लाना छोड़ देना, मॉडल में अगर हम उसको ले ही ना छोड़ दें, तो इससे जो बचे हुए वेरिएबल्स जो भी होंगे हमारे, उसके कोफिशिएंट बियास तो और गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर उसको छोड़ दिया तो जो बाकी के जो वेरिएबल बचेंगे वो भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाएंगे। इंक्लूजन ऑफ इररिलेवेंट वेरिएबल, किसी बेकार या फालतू वेरिएबल बहुत मॉडल में क्या होते हैं, ज़बरदस्ती डाल देना, तो इससे कोफिशिएंट क्या हो जाता है, अनबियास्ड तो रहते हैं पर क्या उनका वेरिएंस बढ़ जाते हैं, मॉडल इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल ले तो ओमिटेड, किसी पर्सन की जो वेट प्रेडिक्ट करते वक्त उसकी जो डेली डाइट के मॉडल में छोड़ देना, मतलब वो क्या है, उसकी महा मिस्टेक है। ठीक है। क्योंकि बाकी वेरिएबल है वो भी क्या हो गई, खराब हो गई। इरिलेवेंट, वेट प्रेडिक्ट करते वक्त उसके जो लकी नंबर या जो कार के जो कलर थे को मॉडल में डाल देना, क्या है, फालतू का लोड लेना, तो ये क्या हो गया, इरिलेवेंट हो गया। अब पढ़ेंगे हम मॉडल 3 के बारे में। ठीक है। तो मॉडल विद क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो व्हाट आर डमी वेरिएबल, एक्सप्लेन डमी वेरिएबल ट्रैप विद द एग्जांपल। तो डमी वेरिएबल क्या होता है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जैसे जेंडर, सीजन, मैरिटल स्टेटस को जो नंबर 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, ताकि सब उन्हें क्या करे, रिग्रेशन में यूज़ किया जा सके। और डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है, अगर किसी कैटेगरी में M टाइप है और क्या है, आपने सारे M डमीज मॉडल में डाल दिए, तो इंटरसेप्ट B1 के साथ तो परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी हो जाती है और मॉडल क्रैश हो जाता है। इससे क्या होता है, बचने के लिए हमेशा M-1 डमीज बनता है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देखो, अगर साल में 4 सीजन है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, तो हम सिर्फ 3 डमीज
स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3 बनाएंगे। जब तीनों की वैल्यू 0 होगी तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो जो मॉडल अपने आप समझ आ जाएगा कि 4 सीजन स्प्रिंग की बात हो रही है, जिसे हम क्या है बेस कैटेगरी कहते हैं। तो ये क्या था हमारा डमी वेरिएबल। ठीक है। What is the linear probability model LPM? What are its main limitation? जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y डमी होता है यानी सिर्फ 0 या 1 और हम उस पर नॉर्मल OLS लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं LPM कहते हैं। देखो इसमें मैं आपको स्टोरी बना के नहीं समझा सकती कि भाई स्टोरी बना के एक्सप्लेन करो, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है ईजी से ईजी लैंग्वेज में लाने के लिए आपको। तो भाई थोड़ा सा आपको भी समझना होगा और आपको भी कोशिश करनी होगी समझने के लिए। मैं समझ सकती हूँ एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को 2 बार देखना। ठीक है। एक बार आप बिना स्किप करे देखना, दूसरे बार बेसिक टू एक्स पे देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है। और भाई अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसी थी वीडियो। इसमें प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी 0 से कम मतलब -0.0 से कम जो चीज़ होगी वो माइनस में होगी, या 1 से ज़्यादा 1.3 आ सकती है, जो कि प्रोबेबिलिटी के रूल्स के खिलाफ है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था हमारा जो डमी वेरिएबल था वो डमी होता है यानी वो 0 या 1 और हम उसके ऊपर जो नॉर्मल OLS लगाते हैं तो उसे LPM कहते हैं इसमें मतलब। ठीक है। तो इसका जो एरर टर्म है उसको क्या कहेंगे हम, हेट्रोस्कैडिस्टिक होता है वो। ठीक है। जैसे इसमें नॉर्मल R2 सही से गुडनेस ऑफ फिट नहीं बता पाता। एग्जाम्पल, क्या कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम पास करेगा 1 या फिर फेल होगा 0। अगर LPM लगाया तो क्या हो सकता है, आंसर आया कि स्टूडेंट के पास होने के चांसेस कितने हैं 120% है, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। ठीक है। 120% क्या होता है, आप 100% तक काउंट करते हैं वही होती है हमारी एक वो, तो उसमें बता सकते हैं कि 80%, 90%, 100%। ठीक है। एक्सप्लेन द लॉगिट मॉडल, हाउ डज इट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ LPM। तो भाई LPM मतलब लाइट मॉडल लॉजिस्टिक कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF का यूज़ करता है। अब LPM क्या होता है, बार बार LPM आया हुआ है। LPM का मतलब क्या, तो LPM का मतलब होता है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। ठीक है। मतलब एक जो स्टैटिस्टिक्स मॉडल होता है, सांख्यिकी मॉडल होता है, उसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि कोई घटना होगी या नहीं, मतलब हाँ या ना। ठीक है। ये होता है हमारा LPM। ये नॉर्मली लीनियर रिग्रेशन में मॉडल है जहाँ पे ये निर्भर करता है कि वेरिएबल 0 या 1 होता है। एग्जाम्पल की जैसे कोई ग्राहक है वो बैंक लोन चुकाएगा हाँ या ना। ठीक है। तो इसके बाद हम हमारा ये आता है कि जो लॉगिट मॉडल लॉजिस्टिक कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF का यूज़ करता है, ये प्रोबेबिलिटी को हमेशा 0 या और 1 के बीच में क्या करता है, टाइटली लॉग कर देता है। इसमें हम ओड्स रेशियो का जो नेचुरल लॉग लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, लॉगिट LI कहते हैं। ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। LI इन P1 बाई में 1 - P1 और बीटा 1 + B2 x1। नहीं आया समझ, चलो कोई नहीं, देख। तो भाई फॉर्मूला हमारा ये हो गया। इसमें हम क्या है, अगर हम बात करें कि PI क्या है, तो PI क्या है हमारी चांसेस, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, जैसे स्टूडेंट पास होने के चांसेस कितने हैं भाई 80% है, तो ये क्या है हमारी PI है। ठीक है। अगर इसके बात करें हम 1 - PI क्या होता है, तो ये होते हैं फेल होने के चांसेस। तो अगर 1 - PI की बात करें तो फेल होने के चांसेस, तो इसमें क्या कर देते हैं 1 - उसके मान ले 80% चांसेस थे, 0.80 थे, तो उसको क्या कर देंगे 0.80 को वेरिएबल में लिखना होता है, सीधा 80% नहीं लिखते, इसलिए ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो मतलब फेल होने के चांसेस कितने हो गए 20%। ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 क्या आता है हमारा, स्टेप 3 दे रखा PI अपॉन में 1 - PI। तो ये क्या होता है, जैसे PI हमारा कितना निकला था 0.80 और अपॉन में 1 - PI कितना निकला था 0.20। अगर इसको कट करेंगे कितना आएगा 4। मतलब पास होने के चांसेस फेल होने से कितने हैं, 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है। अब करेंगे इसके बारे में डिस्कस।
तो P अपॉन में इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस पी, ये तो हमने निकाल लिया, जो लोगित कहते हैं जिसको, ठीक है। अगर हम बात करें कि B1 प्लस B2 XI क्या होता है, मतलब लॉग ऑफ ओड्स कांस्टेंट प्लस कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल, इसमें जो X है वो क्या होते हैं हमारे आवर्स ऑफ स्टडीज, और जो P होता है वो हमारा मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो भाई जितने ज़्यादा आवर्स स्टडी करेगा उतना पास होने के जो क्या है ओड्स बढ़ेंगे, मतलब जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर इजी लैंग्वेज में समझना तो एक्स मतलब पढ़ाई के आवर्स हो गए आपके, ठीक है, और पी मतलब क्या हो गए, पास होने के हो गए। तो इसमें क्या हो गया, 2 घंटे पढ़ता है तो पास होने के चांसेस कितने हैं, 40%। अगर 8 घंटे पढ़ता है तो पास होने के चांसेस कितने हैं, 90%। तो लोगिथ मॉडल रिलेशन को एस्टिमेट करता है और प्रोबेबिलिटी को हमेशा 0 से 1 मतलब 0% से 100% के बीच रखता है, ठीक है। अगर हमें याद रखना चाहिए कि P का मतलब पास होने के चांस, 1 माइनस पी मतलब फेल होने के चांसेस, P अपॉन में 1 माइनस पी मतलब ओड्स, और इन ओड्स लोग जैसे B1 प्लस B2 X, तो वो क्या होता है हमारे जो ओड्स निकले हैं, हमारा निकला था 1, ये निकला था ना P अपॉन में 1 माइनस पी, तो इसका ये किसके इक्वल होता है, लोग इस या तो ये निकाल लो आप या ये निकाल लो, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस ये 5 पॉइंट याद रखना, तो क्या होगा लोगे तो ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे किसी बैंक कस्टमर के क्रेडिट कार्ड बिल डिफॉल्ट करने के की प्रोबेबिलिटी निकालना, और लोगिथ मॉडल इंश्योर करेगा कि डिफॉल्ट के जो चांसेस हमेशा 0% से 100% के बीच, जैसे 78% ही आए, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्रोबिट मॉडल और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लोगिथ मॉडल। प्रोबिट मॉडल क्या आता है भी, बाइनरी आउटकम 0 या 1 के लिए ही यूज होता है, पर ये क्या होता है लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल CDF का यूज करता है। डिफरेंस दोनों एक रिजल्ट बहुत सिमिलर होता है, बस लोगिथ की जो टेल्स होती है मतलब एजेस थोड़ी मोटी और फ्लैटर होती है, जबकि जो प्रोबिट स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को क्या करता है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और प्रोबिट की कैलकुलेशन थोड़ी मैथ क्या होती है हैवी होती है, ठीक है। तो रियल लाइफ में जैसे किसी मेडिकल वैक्सीन की जो ट्रायल का रिजल्ट चेक करने की जो पेशेंट बीमारी से ठीक हुआ 1 या नहीं 0, क्योंकि जो मेडिकल और बायोलॉजिकल डाटा क्या होता है ज़्यादातर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसलिए प्रोबिट यहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबिट मॉडल का यूज़ करेंगे। हाउ डू वी इंटरप्ट कोफिशिएंट इन लोगिथ एंड प्रोबिट मॉडल, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल इफेक्ट्स, इसमें लोगिथ और प्रोबिट नॉर्मल OLS की तरह कोफिशिएंट बीटा को डायरेक्टली रीड नहीं किया जा सकता। बीटा सिर्फ ये बताता है कि x के बदलने से लोग ओड्स किस तरफ बढ़े, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी पर कितने % असर पड़ा, ये देखने के लिए हम मार्जिनल इफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है स्लोप एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर लोगिथ मॉडल में इनकम का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो इनकम बढ़ने से लोन पास होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ेंगे, पर जो एक्चुअल में कितने % चांस बढ़ा, जैसे 4.5% बढ़ा, वो क्या हो जाएगी मार्जिनल इफेक्ट से पता चलेगा हमें, ठीक है। ये हमारे 3 मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं भाई, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 4th मॉडल को, ये हमारा लास्ट मॉडल है, इसके और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, इसको डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। व्हाट इज अ स्टेशनरी टाइम सीरीज, एक्सप्लेन मीन वेरिएंस एंड क्या होता है कोवेरियंस कंडीशन। तो एक टाइम सीरीज सब स्टेशनरी होती है, तब स्टेशनरी होती है जब उसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है समय के साथ बिल्कुल ना बदले, मतलब इसकी 3 कंडीशंस है, मीन वेरिएंस और कोवेरियंस। तो मीन का मतलब कांस्टेंट ओवर टाइम होता है ये हमारा, ठीक है, EYT इक्वल टू म्यू। वेरिएंस कांस्टेंट ओवर टाइम होता है, वेरिएंस YT इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 2, वेरिएशन 2। कोवेरियंस सिर्फ 2 पीरियड्स के बीच के गैप पर जो डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल टाइम पर। एक AC फैन की स्पीड जो एक ही मोड पर चल रहा है उसका जो ऊपर नीचे होना एक फिक्स डेसिमल रेंज में है। अगर फैन हर मिनट तेज होता चला जाए और बिना रुके तो वो नॉन स्टेशनरी है, ठीक है। अगर एक ही स्पीड में क्या है वो तेज होता जा रहा है तो वो क्या होगा नॉन स्टेशनरी, और कभी अलग अलग मोड में चला रहे उसको तो वो क्या हो गया हमारा उस स्पीड मोड में चला रहे हैं तो उसको जो ऊपर नीचे होना वो क्या कहता है डेसिबल रेंज हो जाती है, ठीक है। व्हाट
इसके बाद आता है हमारा 17 क्वेश्चन, व्हाट इज स्पूरियस रेग्रेशन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट। तो जब दो बिल्कुल अनरिलेटेड नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज के बीच में रिग्रेशन लगाया जाता है तो जो बढ़ते ट्रेंड की वजह से हाई R2 और सिग्निफिकेंट टी टेस्ट मिलता है, लगता है उनमें जो गहरा रिश्ता है, पर जो एक्चुअल वो एक धोखा और क्या होता है, झूठ होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके मॉडल का R2 ग्रेटर देन DW डर्पिन वॉटसन स्टैटिस्टिक निकाला जाए तो समझ जाओ कि रिग्रेशन क्या है, धोखा, मतलब स्पूरियस है। जैसे अगर आप इंडिया में क्या है मोबाइल यूजर्स की क्या है संख्या और यूएस में पॉल्यूशन लेवल के डाटा को लेकर रिग्रेशन चलाओ तो दोनों साल दर साल बढ़ रहे हैं, इसलिए जो मॉडल है वो बहुत सॉलिड रिलेशन दिखा देगी। जबकि उनके जो वो है मतलब उनके पास क्या है में कोई कनेक्शन नहीं है, उनका आसपास में कोई भी कनेक्शन नहीं है। मोबाइल अलग चीज़ है और पॉल्यूशन अलग चीज़ है, तो उनको आपस में क्या ही कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सप्लेन द यूनिट रूट टेस्ट और डिके फुलर एंड ADF टेस्ट। तो ये टेस्ट चेक करता है कि क्या कोई टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी है या नहीं, यानी उसमें जो यूनिट रूट्स की बीमारी है या नहीं। तो इक्वेशन बनती है कि डेल्टा वाई टी इक्वल टू स्टैंडर्ड वेरिएशन T-1 प्लस में UT। इसको समझते हैं अभी। ठीक है, अगर भाई देखो इसको समझते हैं, डेल्टा वाई टी हम ये कैसे निकालते हैं, डेल्टा मतलब इक्वल टू चेंज, तो डेल्टा वाई टू टी हो, डेल्टा अगर वाई टी है तो ये होता है हमारा वाई टी माइनस 1। ठीक है, इसमें यानी आज की वैल्यू माइनस कल की वैल्यू, कल इन्फ्लेशन था मान लो 6%, आज का इन्फ्लेशन है 7%, तो डेल्टा वाई हमारा क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1, तो 1% का चेंज हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर हम हम समझे कि हमारा ये जो y और T-1 क्या होता है, ये क्या है, तो इसका होता है ये पिछले टाइम की जो वैल्यू है, कल का GDP क्या था, कल का स्टॉक प्राइस क्या था, कल का इन्फ्लेशन क्या था। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, छोटा, मतलब क्या बताता है, ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि जो पास्ट मतलब पिछली वैल्यू का जो करंट वैल्यू पर कितना इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो जैसे केस है हमारा डेल्टा मान लो इक्वल टू 0 है, तो मतलब पिछली वैल्यू का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ। और डाटा में यूनिट रूट है, तो जो डाटा है वो क्या है, नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, अगर डाटा लेस देन 0 है, अगर मान लो डेल्टा हमारा मान लो भाई लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि पिछली वैल्यू का इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और डाटा स्टेशनरी है। और UT का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारा UT है वो क्या है, रैंडम एरर होता है। ठीक है, रैंडम एरर मतलब छोटे छोटे रैंडम फैक्टर्स जो प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे अचानक से न्यूज़, कोई भी अचानक न्यूज़ आ जाना, मौसम का एकदम से चेंज हो जाना, मार्केट स्टॉक का गिर जाना, तो ये क्या होती है, रैंडम एरर होती है। ठीक है, और भाई रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलो, अगर आप मान लो डे 1 में कितना है, कोई भी हमारा अगर वो करके देखे भाई, टेम्परेचर अगर काउंट करना मान लो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर लगातार कम हो रहा है, जैसे गर्मी है 40 डिग्री जा रहा है, 50 डिग्री जा रहा है, तो डे 3 में 55 जा रहा है, डे 4 में 60 जा रहा है, तो ये क्या है हमारा नॉन स्टेशनरी, मतलब यूनिट रूट प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका भाई ये वाला एग्जाम्पल अगर ले तो हम इसमें आता है कि ये चेक करने की कोई बीमार आदमी का फीवर खुद ठीक हो रहा है या एक रेंज में स्टेशनरी, या उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो यूनिट रूट टेंड होती है, मतलब एक वो सेट कर दिया जाता है कि भाई 1 अगर आपका 97 है, ठीक है, इससे ऊपर अगर है तो आपको फीवर है और आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना, नॉर्मल है आप मेडिसिन ले सकते हो, अगर 100 प्लस है तो आपको क्या है एक जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्टिग्रेशन, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो भाई अगर दो टाइम सीरीज इंडिविजुअल लेवल पर नॉन स्टेशनरी है, पर उनका जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन वाई टी और क्या होता है हमारा माइनस बीटा एक्स टी स्टेशनरी निकल आता है, तो जो उन्हें कॉन्टिग्रेटेड कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भले ही
वो शॉर्ट रन में क्या है भटक रहे हो, पर जो लंबे समय में लॉन्ग रन में उनके बीच एक क्या होगा, लॉन्ग रन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम रिलेशन है। ठीक है, जैसे एक शराबी आदमी और उसका जो पालतू कुत्ता दोनों क्या है, रास्ते में इधर उधर भटक रहे हैं, नॉन स्टेशनरी हो गया, लेकिन पर दोनों एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जा सकते क्योंकि एक चेन इनविजिबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आपस में उनका बॉन्ड है। तो वो क्या होगा, लॉन्ग रन में दोनों साथ ही घर पहुंचेंगे। ठीक है, चाहे वो इधर उधर कहीं भी भटक रहे हो, लेकिन वो टाइम पे घर पहुंचेंगे। तो वो क्या होता है, उनका लॉन्ग रन के लिए होता है। तो ये होता है हमारा कॉन्टिग्रेशन। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ मॉड्यूल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटो रिग्रेसिव AR एंड मूविंग एवरेज MA मॉडल्स। ठीक है, AR मॉडल्स क्या होता है, इसमें आज की वैल्यू YT अपनी ही जो पुरानी पिछली वैल्यू YT-1 YT-2 पर डिपेंड करती है, प्लस एक नया जो एरर टर्म है। और MA मॉडल में क्या करता है, इसमें आज की वैल्यू पुराने जो शॉक्स या अनएक्सपेक्टेड एरर UT-1 UT-2 के लीनियर कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। तो इनको समझ, देखो भाई, YT का मतलब होता है कि आज की वैल्यू, और YT-1 का होता है कि कल की वैल्यू, और जो YT-2 होगा ये क्या होगी, परसों की वैल्यू। ठीक है, और अगर मान लो UT होता है, इसमें UT है ये, जैसे अगर इसमें करें तो UT का मतलब होता है जो आज की क्या होगी, रैंडम एरर्स होगी। ठीक है, तो आज की वैल्यू अपनी पुरानी वैल्यू को देखकर क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, गोल्ड का प्राइस मंडे को था 95,000 रुपये। ठीक है, ट्यूसडे को था 96,000 रुपये। तो वेडनेसडे को क्या होगा, तो हम क्या कर लेंगे, प्रेडिक्ट कर लेंगे या 96,500 या फिर 97,000 या भाई इसके आसपास होगा। तो वेडनेसडे की जो प्राइस है वो ट्यूसडे के प्राइस को देखकर हम प्रेडिक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन पास्ट वैल्यू। ये तो क्या हो गया हमारा AR मॉडल का। MA का अगर हम भाई वो करें डिस्कस, तो UT का मतलब क्या होता है कि आज का जो शॉक मतलब जो एरर है वो, और UT-1 मतलब जो कल के जो थे वो, और जो परसों के थे वो क्या हो गया, T-2 हो गया। मतलब आज की वैल्यू पुराने एरर शॉक्स पर डिपेंड करती है। यानी जैसे गोल्ड प्राइस कल अचानक किस कारण से भाई, जैसे वॉर हो गई या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं ना, वो मतलब एकदम से शौक लगना कि आज की गोल्ड की प्राइस को इतना एकदम से इफेक्ट कैसे कर गया। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन पास्ट जो एरर्स होती है हमारे, जो शॉक्स होते हैं, हमें लगते हैं कि हाँ भाई एकदम से इतना प्राइस बढ़ गया, एकदम से इतना कम कैसे होगा, वो क्या होता है, MA मॉडल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो जैसे AR मॉडल आज की गोल्ड प्राइस की और परसों की जो गोल्ड प्राइस थी वो क्या है, ट्रेंड को देखकर आगे बढ़ जा रही है। और MA मॉडल कहता है कि आज की गोल्ड प्राइस अचानक से मार्केट में आई किसी सडन वॉर या शॉक या सडन टैक्स पॉलिसी चेंज के असर से चेंज हो रही है। ठीक है, तो भाई AR अपनी जो रिकॉर्ड आज इक्वल टू कल की वैल्यू प्लस परसों की वैल्यू। ठीक है, अगर AR मॉडल अगर हमें वो करना है तो इसे क्या कैसे करेंगे, आज जो था वो प्लस में कल की वैल्यू, और क्या हो जाएगी हमारे प्लस में परसों की। ठीक है, और MA क्या कहता है कि ये क्या है हमारा मार्केट के एक्सीडेंट, ये क्या है, अपनी रिकॉर्ड्स रखती है, अपनी रिकॉर्ड्स रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम करते हैं MA की बात, मान लो MA मार्केट के जो एक्सीडेंट्स है, मार्केट एक्सीडेंट्स जो कि क्या होते हैं, अचानक से होते हैं। ठीक है, जैसे आज इक्वल टू कल के शॉक्स प्लस परसों के। ठीक है, ठीक, ये हमारी एक ट्रिक होगी एग्जाम के लिए, तो याद रखना। ठीक है, AR की वैल्यू याद रखो, और MA जो एरर्स मतलब हुई है, जो शॉक्स लगा उसको याद रखो। तो ये था हमारा भाई आज के जो 4 मॉडल के बारे में डिस्कस किया हमने, सभी 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, और अगर आपको पसंद आती है, देखो आप वीडियो देख के जाते हो, आप डिमांड भी करते हो कि ये वीडियो बना, तो मैं हर वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, कि जो भी एग्ज़ाम होता है बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भाई उसकी हेल्प हो जाए।
लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूँगी भाई, आगे फिर आप मतलब आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप चाहते हो कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूँ, अगले सेमेस्टर में भी आपको मेरी हेल्प मिल जाए, तो चैनल को अभी से सपोर्ट किया करो, ताकि भाई मैं कंटिन्यूअस आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आती रहूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।